आज के इस गहन चर्चा में एक बेहद ही दिलचस्प और बहुत ही शक्तिशाली कहानी पर बात होने वाली है। बिल्कुल। आज का हमारा जो मिशन है वो एक ऐसे व्यक्ति के सफर का विश्लेषण करना है जिसके बारे में मतलब लगभग हर इंसान ने कुछ ना कुछ सुनी रखा है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक ऐसा सफर जो रियल एस्टेट की दुनिया से शुरू हुआ, फिर टेलीविजन की स्क्रीन पर पूरी तरह से छा गया और फिर दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी तक जा पहुंचा। और वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। सही कहा। इस सफर की अहमियत को समझना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें कई लेख और ऐतिहासिक डेटा शामिल है, वे हमें डोनाल्ड ट्रंप के जीवन के उतार चढ़ावों का बहुत ही विस्तृत ब्यौरा देते हैं। ये एक ऐसे नेता की कहानी है जिनसे लोग या तो बहुत अधिक प्यार करते हैं या फिर बहुत कड़ा विरोध करते हैं। मतलब बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जो पूरी तरह से स्पष्ट है वो ये है कि उन्हें नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। एकदम सही। और इससे पहले कि हम इस कहानी की गहराइयों में जाएं, स्रोत में मौजूद राजनैतिक जानकारी को लेकर एक स्पष्ट डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। जी, ये बहुत अहम है। हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा का समर्थन करना या किसी भी राजनीतिक पक्ष को लेना बिल्कुल नहीं है। आज की चर्चा का एकमात्र लक्ष्य केवल उन ऐतिहासिक तथ्यों और नीतियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है जो मूल स्रोत में दिए गए हैं। हमारा काम किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस नींव से जिसने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत उसके शुरुआती माहौल से ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। न्यूयॉर्क का वो दौर भी तो काफी अलग था। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद का दौर था वो। उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क के जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर थे और उनकी माता मैरी एन मैक्लियोड ट्रंप स्कॉटलैंड से आई थीं। तो मतलब बिजनेस का माहौल तो घर में ही था। बिल्कुल। इस माहौल का सीधा मतलब ये था कि डाइनिंग टेबल पर होने वाली जो आम बातचीत होती है ना, वो भी कंस्ट्रक्शन और नेगोशिएशन के इर्द गिर्द ही घूमती होगी। बिजनेस की ये समझ उन्हें विरासत में ही मिली थी। लेकिन अगर हम बचपन की बात करें तो उनका स्वभाव बाकी बच्चों से काफी अलग था, है ना? स्रोत बताता है कि वो बहुत तेज, आत्मविश्वासी और थोड़े आक्रामक स्वभाव के थे। बहुत ज्यादा। और इसी आक्रामकता के कारण उनके परिवार को एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा था जब वे मात्र 13 साल के थे। 13 साल की उम्र में उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया था। हाँ, अब यहाँ एक सवाल जहन में आता है। एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे को किसी एलीट बोर्डिंग स्कूल में भेजने के बजाय मिलिट्री स्कूल क्यों भेजा गया? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है समझने के लिए। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 13 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल का वो कड़ा अनुशासन उनके भविष्य के कड़े रवैये की सबसे बड़ी नींव हो सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मिलिट्री एकेडमी में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वहां सुबह जल्दी उठना, कड़े कमांड स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। इस माहौल ने उनके उस आक्रामक स्वभाव को दबाने के बजाय उसे एक तरह की दिशा दे दी। मतलब उन्हें एक फाइटर बना दिया। बिल्कुल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो मानसिकता होती है ना, वो वहीं से उनके अंदर गहराई तक बैठ गई। ये तो समझ आता है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में वे इतनी जल्दी अपनी अलग पहचान कैसे बना पाए? स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और फिर 1968 में पिता के बिजनेस में एंट्री की। लेकिन क्या सिर्फ पिता का नाम उनके लिए काफी था? नहीं, और यहीं पर पिता और बेटे की सोच का जो अंतर है वो सामने आता है। फ्रेड ट्रंप का बिजनेस बहुत ही व्यावहारिक था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नजरें मैनहट्टन पर थीं, जो कि न्यूयॉर्क का सबसे पॉश इलाका है। बिल्कुल। पिता के साए से बाहर निकलना उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। मैनहट्टन में ट्रंप टावर का निर्माण इसी का हिस्सा था। वो दुनिया को ये बताने का एक तरीका था कि ट्रंप ब्रांड का मतलब है लग्जरी। और ये विजन 1980 के दशक में पूरी तरह से हिट रहा। उस दौर में ट्रंप अमेरिका के सबसे चर्चित बिजनेसमैन बन चुके थे। उनके नाम के होटल, कैसीनो, गोल्फ कोर्स हर जगह दिखाई देने लगे थे। हाँ, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था उन्होंने। लेकिन यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सफलता की ये चमक हमेशा नहीं टिकने वाली थी। 1990 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया।
और क्योंकि ट्रंप ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बेतहाशा कर्ज लिया हुआ था, हालात एकदम से हाथ से निकल गए। उनके बिजनेस पर भारी कर्ज हो गया था। अरबों डॉलर का कर्ज, और कई बार उनके बिजनेसेस को दिवालिया यानी बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा। मीडिया ने तो उन्हें लगभग खत्म ही मान लिया था। एक मिनट या थोड़ा रुकते हैं। ये बात अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। कोई इंसान जिसके बिजनेस दिवालिया हो रहे हों, जिस पर इतना भारी कर्ज हो, वो पूरी तरह से बर्बाद होकर गायब क्यों नहीं हो गया? वे बचे कैसे? यही वो जगह है जहां उनकी हार न मानने की जिद और बाउंस बैक करने की क्षमता काम आई। उन्होंने अपने ब्रांड को एक नई दिशा में मोड़ा, और अपनी इस वापसी के लिए उन्होंने जो माध्यम चुना वो था टेलीविजन। हाँ, द अप्रेंटिस शो। बिल्कुल। 2004 में वे रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस के होस्ट बने। लेकिन क्या एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं है, जिस इंसान के बिजनेस कुछ समय पहले ही दिवालिया हो रहे थे, उसी को टीवी नेटवर्क ने एक अल्टीमेट सक्सेसफुल बॉस के रूप में पेश किया। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि टीवी ने उनकी छवि ही बदल दी। इस शो में उनका एक डायलॉग था, यू आर फायर्ड। एग्जैक्टली, यू आर फायर्ड। पूरी दुनिया में वायरल हो गया। आम जनता के लिए वो एक ऐसे बॉस का प्रतीक बन गए जो बिना डरे कड़े फैसले ले सकता है। और इसी शो ने उनके लिए एक ऐसा शक्तिशाली ऑरा तैयार किया जिसने आगे चलकर उनकी राजनीति की नींव रखी। बिल्कुल सही। अब आते हैं उस पल पर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2015 की वो घोषणा जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उनका मशहूर नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन शुरुआत में तो उन्हें बहुत हल्के में लिया गया था ना। हाँ, राजनीतिक पंडितों को लगा कि ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि ट्रंप एक बहुत ही गहरी भावना को टैप कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया, और 2016 के चुनाव में उन्होंने तमाम अनुमानों को गलत साबित करते हुए एक बड़ी जीत हासिल की। और 2017 में वे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। उनका पहला कार्यकाल 2017 से 2021 तक रहा। और अगर हम इस कार्यकाल का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने कई बहुत बड़े फैसले लिए हैं। स्रोत में उनकी कुछ प्रमुख नीतियों का जिक्र है, जैसे कि टैक्स में कटौती। हाँ, टैक्स में भारी कटौती की गई। और इमिग्रेशन पर सख्त नियम लागू किए गए। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी चीज थी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका चीन ट्रेड वॉर। ये ट्रेड वॉर असल में क्या था? देखिए, उनका मानना था कि पुरानी व्यवस्था अमेरिका के उद्योगों को खत्म कर रही है, इसलिए उन्होंने चीन से आने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगा दिए। ये एक बहुत ही आक्रामक अप्रोच थी। लेकिन ये कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा। 2019 में उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट भी लगाया गया। जी, यह अमेरिकी राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि महाभियोग के बावजूद वे पद पर बने रहे। हाँ, उन्हें हटाया नहीं गया था। नहीं, वे पूरी मजबूती के साथ अपने पद पर टिके रहे। ये सब किसी फिल्म की तरह लगता है। लेकिन फिर आता है 2020 का चुनाव, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आमतौर पर हारने के बाद नेता राजनीति से थोड़ा पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति न छोड़ने का फैसला किया। और यही इस कहानी का सबसे अलग पहलू है। उन्होंने कभी भी खुद को राजनीति से बाहर नहीं माना। इसी हार न मानने वाली मानसिकता के साथ उन्होंने 2024 में एक बार फिर से चुनाव लड़ा। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने जीत हासिल की और 2025 में वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। इस वापसी को अमेरिकी इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है। इतने सारे विवादों के बाद फिर से उसी ताकत के साथ लौटना, ये सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और इस चर्चा में हम उनके निजी जीवन को भी नहीं भूल सकते, जो स्रोत में मौजूद है। उनका परिवार उनके ब्रांड का एक अहम हिस्सा है। स्रोत के अनुसार उनकी 3 शादियां हुई हैं। उनकी वर्तमान पत्नी मेलानिया ट्रंप है, जो पूर्व फर्स्ट लेडी भी हैं। जी। और उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें इवांका ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की प्रसिद्धि का खास उल्लेख किया गया है। बिल्कुल, उनके बच्चे उनके अभियानों में अक्सर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकालें तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सोचने वाली बात है। ये सिखाती है कि भले ही कितनी भी आलोचना क्यों ना हो, अगर आत्मविश्वास और रणनीति मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। ये एक स्पष्ट लक्ष्य और हार न मानने की जिद की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल है जो जहन में आता है। ट्रंप का ये सफर हमें आधुनिक दौर में सेलिब्रिटी कल्चर, बिजनेस और राजनीतिक सत्ता के इस अनोखे संगम के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या आज की दुनिया में लोगों का ध्यान खींचने की कला ही सबसे बड़ी ताकत बन गई है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको खुद से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।